आज मेरे सामने कृष्णेंदु शाह हैं, जो कि ओडिसी नर्तक हैं। जब भारतीय डांस फॉर्म्स की बात करते हैं तो बहुत सारे डांस फॉर्म्स हमारे सामने आते हैं। कुचिपुड़ी है, कथक है, ओडिसी है। आप बंगाल से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ आकर के आप डांस सिखा रहे हैं और काफ़ी कुछ ओडिसी के बारे में आपसे आज जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। कृष्णेंदु जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते। कृष्णेंदु जी, ओडिसी क्या है? पूर्व भारत के ओडिशा स्टेट, ओडिशा की क्लासिकल डांस है ओडिसी। तो ऑलमोस्ट 10वीं शताब्दी 10th सेंचुरी, उस समय बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये 3 जो स्टेट प्रेजेंटली है वो लोग मगध था। तो मगध का ये तब जाके जो क्लासिकल डांस फॉर्म तब धीरे धीरे जेनरेट हो रहा था, ये ओडिसी था। उन दिनों में इसका आकार ओडिसी, आज के जो ओडिसी है वैसा नहीं था। उन दिनों में इसका अलग एक नाम था। बेसिकली मंदिरों में इसका प्रचलन था। देवदासी लोग जो थे वो मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में ये डांस का प्रचलन हुआ था। तो उन दिनों में इसका नाम था महाड़ी या देवदासी डांस। ऐसे ही लोगों के सामने इसका पेशकश होता था। लोगों के सामने इन द सेंस मंदिर के अंदर ही सिर्फ इसको परफॉर्म किया हुआ जाता था। फिर धीरे धीरे ये मंदिर कोर्टयार्ड के बाहर भी लोगों ने प्रेजेंट करना शुरू किया। इसके साथ उसी समय उसके गांव में गोटीपुआ बोल के एक अलग डांस फॉर्म भी शुरू हुआ, जो आज भी प्रचलन है उसका। महाड़ी डांस डिक्लाइन शुरू हुआ था ओडिशा का थोड़ा पॉलिटिकल एम्बियंस खराब होने के कारण, और गोटीपुआ डांस महाड़ी की जगह लिया था। एक्चुअली दैट इज अ फोक फॉर्म, हाँ। पर उस गोटीपुआ डांस में महाड़ी डांस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि महाड़ियों से ही गोटीपुआ का ट्रेनिंग शुरू हुआ था। एक तरह से ओडिसी से प्रभावित है गोटीपुआ। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट ओडिसी, दैट वाज देवदासी, महाड़ी, है ना। फिर जाके ऑलमोस्ट आपके हमारा 1947 के आसपास के समय से, पोस्ट इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, तब ये महाड़ी और गोटीपुआ डांस के संग मिश्रण दोनों को मिला के आज के जो ओडिसी डांस के चेहरा आपको मिलता है, वो ओडिसी डांस शुरू हुआ। जो गोटीपुआ जो आपने जिक्र किया, गोटीपुआ तो बेसिकली जिम्नास्टिक टाइप का लगता है। यस, एक्रोबेट्स वगैरह। उसके कारण भी था। ओडिसी क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि उसका कारण था गोटीपुआ सिर्फ एक पर्टिकुलर एज तक मेल डांसर्स ही कर सकते हैं, और उस उम्र के बाद बॉडी, छोटे बच्चे, उस उम्र के बाद बॉडी उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। क्या होता था, अखाड़ाज होता था। तो अखाड़ा में ना डांस को बचा के रखने के लिए कुछ ट्रेनिंग चलता था। और उस समय आप भी जानते होंगे, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में अखाड़ा में लड़कियों का प्रवेश इतना ज्यादा शायद उन दिनों में नहीं था। तो लड़कों को ही सब प्रकार के अलग अलग ट्रेनिंग होता था। और उस दिनों में अखाड़ाज में लड़कों का अलग अलग जिम्नास्टिक्स का ट्रेनिंग भी होता था। तो उन्होंने क्या किया कि मेल बॉडीज डांस कर रहा है, वो भी फीमेल अटायर में, और महाड़ी डांस की इन्फ्लुएंस भी उसमें है, तो क्यों ना उसको थोड़ा एक्रोबेट वगैरह उसमें भी डालते हैं। तो ये मतलब एवोल्यूशन हुआ है उसका धीरे धीरे। महाड़ी से ओडिसी तक की ये यात्रा है, क्योंकि 10वीं शताब्दी जब जगन्नाथ पुरी मंदिर तैयार होता है, उस समय आंध्र प्रदेश से देवदासियों को लाया गया था। तब उन दिनों में उनका उधर का गंगा डायनेस्टी, गंगा राजवंश वहां पे था। उन लोगों ने ही मंदिर ये स्थापना किया। फिर देवदासी को मंदिर में लाने के बाद दे स्टार्टेड फॉलोइंग द डांस इन द टेम्पल। उसके बाद ये जो देवदासी की धारा 14th सेंचुरी से धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, क्योंकि ओडिशा के कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने के कारण। 19th सेंचुरी में देवदासी डांस एकदम बंद हो गया मंदिरों में। पर इस डांस को थोड़ा बहुत बचा के रखने के लिए उन समय से धीरे धीरे गोटीपुआ का प्रचलन शुरू हुआ। तब जाके क्लब्स में, गांव के कुछ फेस्टिवल्स में गोटीपुआ डांस के परफॉर्मेंसेस होता था। फिर धीरे धीरे गोटीपुआ रह गया, क्योंकि लड़के प्रेजेंट करता था, लड़कियों का इतना ज्यादा उसमें प्रभाव नहीं था। फिर कुछ जो गुरु थे, जो हमारा आदि गुरु है पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, देव प्रसाद दास, मायाधर राउत, दे आर गोटीपुआ ट्रेंड। फिर उन लोगों ने एक पर्टिकुलर समय के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में और भी ज्यादा कोडिफाई करके, नाट्य शास्त्र से थोड़ा कोडिफिकेशन लेके, दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म से थोड़ा करके नॉलेज लेके इसको एक साइंटिफिक शेप दिया। विदाउट कोडिफिकेशन डांस कैन नॉट। नाम दिया ओडिसी। ये आज के जो ओडिसी डांस, तो ये बहुत पुराना नहीं कह सकते एक तरह से। नहीं, एक्चुअली हाँ। मतलब ओडिसी का जो पहला चेहरा था, ओड्र मगधी नृत्य, वो जैनिज्म पीरियड, मतलब 200 बिफोर क्राइस्ट, उस समय का एविडेंस मिलता है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स में, ओडिशा में। आप नाम सुने होंगे। तो उस समय ओड्र मगधी नृत्य होता था। उसके बाद बुद्धिज्म पीरियड में भी, बुद्धिज्म पीरियड के कुछ पर्टिकुलर मूर्तियों में
ताड़ा बोल के एक अभी भी हम जानते हैं, पूछते हैं वो लोग, तो उन मूर्तियों में भी उस डांसिंग पोस्चर का एविडेंस मिलता है। फिर जाके तांत्रिज्म शैविज्म पीरियड जब आता है, शैविज्म पीरियड के कुछ मंदिर उड़ीसा में है, जो है लिंगराज टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, इन सब टेम्पल के स्कल्पचर्स में आपको वो सब डांसिंग पोस्चर के एविडेंसेस मिलेगा। ये सभी आ रहा है बिफोर क्राइस्ट समय से। इसके बाद आता है 10th सेंचुरी, मतलब पोस्ट डेथ 10th सेंचुरी से, जब वैष्णविज्म स्टार्ट होता है उड़ीसा, बंगाल, बिहार में। वैष्णविज्म वहां पे स्टार्ट हुआ था चैतन्य महाप्रभु के हाथ से। उस समय मंदिरों में फाइनली डांसर्स को लिया गया हुआ है, एंड वो जो टेम्पल के स्कल्पचर्स आप देखते हैं उसको एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल रूप उस तब से मिलता है, प्रॉपर एविडेंस मिलता है। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि किस तरह से जो लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य ये आपस में गुथे हुए हैं। ये पूरे भारतवर्ष की यही कहानी है या सिर्फ ओडिसी के बारे में लागू होता है? पूरे भारतवर्ष की ये कहानी होगा, क्योंकि एक समय होता था जहाँ पे लोगों के लिए ना अपना भाव को प्रकाश करने के एक माध्यम होना चाहिए। जैसे आपके घर में, शायद हमारे राजस्थान में शादी के बाद जब नया दुल्हन आती है वो घूमर करती है, तो ये घूमर भी ना वो उनके खुशी, सब गर्ल्स के बीच में, लेडीज के बीच में सेमी क्लासिकल होता है। वहां से कथक में भी थोड़ा इन्फ्लुएंस मिला है, राइट। ऐसे भी ओडिशा में बहुत सारी फोक डांस है, संबलपुरी है, दंड है, आपके बहुत सारी अलग अलग है। मयूरभंज छऊ डांस भी है। इवन मयूरभंज छऊ डांस जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से, वो मयूरभंज छऊ डांस की इन्फ्लुएंस भी हमारा ओडिसी डांस में आता है। आपके बारे में बात करें जरूर। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा कि आप जो यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी भी युवा हैं आप, इस यहाँ तक आने की जो यात्रा है इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा ओडिसी की यात्रा शुरू हुआ था 2012 साल में, जब मैं कॉलेज में था। मेरा सब्जेक्ट कुछ और था, मेरा था ज़ूलॉजी, और मैं वहां से मेरा डांस में मैं कंप्लीटली स्विच किया पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 2012 साल में जब मैं सेकेंड ईयर में था, उस समय से मेरा जो पहला गुरु है, गुरु श्री आलोकानंद रॉय फ्रॉम कोलकाता, उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। मैं मैम से सीखना शुरू किया। सीखने के ऑलमोस्ट 1.5 साल में से ही मैं मैम को असिस्ट करना शुरू किया था, मैम के कुछ प्रोजेक्ट में। उसके बाद 2015 साल में मैं, मेरा जो प्रेजेंट गुरु है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी गुरु श्रीमती शर्मिला विश्वास, कोलकाता में, उनके पास आया। और उसी साल से मेरा प्रॉपर ओडिसी परफॉर्मेंस करने के मौका मिलना शुरू हुआ। और इससे पहले डेफिनेटली स्कूल डेज में मेरा ज्यादा कुछ ऐसा ओडिसी के, मतलब क्लासिकल डांस के बारे में मेरा ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं था। तो कॉलेज डेज से मेरा जो क्लासिकल डांस के बारे में धारणा है वो शुरू हुआ। हाँ, मैं दूरदर्शन में डेफिनेटली बहुत सारे डांस आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस देखा, पर मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे क्लासिकल डांस सीखने का ऐसा सच मौका मुझे नहीं मिला था। घर में वातावरण था? वातावरण डेफिनेटली था, क्योंकि वातावरण एकदम नहीं था, लेकिन स्कूल से मेरे घर पे बुला गया था कि इनको डांस सिखाना चाहिए। पर उस समय मेरे लोकेलिटी में ऐसा कोई अच्छा डांस टीचर नहीं होता था। घर का क्या रिएक्शन था पहला? बहुत सपोर्टिव था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बीइंग अ मेल डांसर, मेरे मम्मी पापा दीदी, स्मॉल फैमिली, तो दे आर वेरी मच सपोर्टिव फ्रॉम द बिगनिंग। एक क्लासिकल डांसर के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मेरा सब्जेक्ट ज़ूलॉजी था, मैं फॉरेस्ट्री में जाना चाहता था, वहां से मेरा कैरियर स्विच हो चुका था डांस में, और तभी जाके मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया था कि यस, अगर आप में ये मतलब आपको ये खुशी देता है तो इट्स गुड। एंड माई फादर टोल्ड मी वन थिंग कि जब वो मुझे स्टेज पे देखता है तो ही यूज टू फील वेरी प्राउड। ही इज नो मोर टुडे, पर उनको बहुत प्राउड फील होता था। तो ये सब छोटा छोटा मोटिवेशंस मेरे लिए है, जिससे मेरा डांस के कैरियर आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प किया। कुछ जो उपलब्धियां आपकी रही हों अभी तक की, जो बड़े आपको याद आती हों कि मैंने वहां जब परफॉर्मेंस दी तो बहुत अच्छी थी, जो आप मेंशन करना चाहिए? जरूर। 2018 में हमारा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था 2018 में। तो परफॉर्मेंस के पोस्ट हमने उनसे मिला था, तो वो स्पेशली मेरे साथ बात किया था मेरा एक्सप्रेशन के कारण। और 2020 में सदगुरु कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन में हमारा परफॉर्मेंस था। तो मेरे परफॉर्मेंस के बाद सदगुरु मुझे हक करके रो दिया था। तो ये 2 एक्सपीरियंस में आज भी मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिर 2022 में वापस मैं प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म किया। तो अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज के सामने जब हम हमारे इंडियन कल्चर को उपस्थापन कर सकते हैं। कोई ड्रीम?
जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ये भी एक ड्रीम है। ये सभी मेरे बीइंग एन आर्टिस्ट के ये सब छोटा छोटा सपना होता है कि हमारा कहीं तक पहुंचने का, लोग और ज्यादा लोगों के पास पहुंचने का। मेरा ये जो आज मैं जो आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये और भी लोगों को तक पहुंचे। वापिस ओडिसी पे आते हैं। हाँ जरूर, स्टेज पर लाता हूँ आपको। हर नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, उसकी कुछ सीढ़ियां होती हैं। अब मार्गम जिसको कहते हैं, इसका क्या तरीका है, थोड़ा बताएं। हाँ जरूर। ओडिसी डांस के इसको हम रेपेटोयर बोलते हैं, मार्गम या रेपेटोयर होता है। तो इसका 5 धारा होता है। फर्स्ट होता है इन्वोकेटरी डांस, इन्वोकेशन, जिसका मंगल आचरण, शुरुआत मंगल आचरण बोलते हैं। मंगल मीन्स ऑस्पिशियस, आचरण मीन्स रिचुअल्स। तो स्टेज पे पुष्पांजलि या मंच प्रवेश ऐसा कुछ हम बोलते हैं, इष्ट देवता को आवाहन करते हैं, तो इससे शुरू होता है। इसको बोलते हैं इन्वोकेटरी डांस। सेकेंड आता है बटू। बटू इज टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ओडिसी। बटू डांस में हम ओडिसी का एकदम टाइट टेक्निक्स एंड जो भी अकोम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उस अकोम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम आप बोलते हैं टू शो ग्रेटिट्यूड टू दोज अकोम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो हम प्रेजेंट करते हैं। थर्ड डांस आता है पल्लवी। पल्लवी है एलैबोरेशन, एक पर्टिकुलर राग के ऊपर आधारित होता है पल्लवी जो डांस होता है। उस राग को क्या करूं बोलूं, राग को फॉलो करके जैसे धीरे धीरे एक फूल खिलता है ना, फ्लावर ब्लूम करते हैं, वैसे वो हाई इंटेंसिटी में जाता है। बहुत स्लो पेस में शुरू होता है और धीरे धीरे हाई इंटेंसिटी में जाता है। यह है एलैबोरेशन, दैट इज पल्लवी, थर्ड डांस। फोर्थ डांस इज अभिनया। अभिनया में हम हमारा जो पर्टिकुलर एक स्टोरी टेलिंग हम उसको पेश करते हैं थ्रू अभिनय। और लास्ट आते हैं मोक्ष। मोक्ष सैल्वेशन। जिस डांस में एकदम बहुत हाई इंटेंसिटी डांस होता है, हम बिलीव करते हैं कि इस डांस के बाद शायद वो डांसर स्टेज पे अगर उसका डेथ भी हो जाए तो वो भी एक पर्टिकुलर सैल्वेशन भी है। मोक्ष एक तरह समापन होता है मार्गम। अब बात आती जो सहवाद्य हैं, ये भी कुछ अलग होते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बाकी जो क्लासिकल फॉर्म्स हैं उनसे कुछ अलग है। कौन कौन से होते हैं और इनको चुनने के पीछे क्या? जरूर। सबसे पहले तो जो मेन इंस्ट्रूमेंट है इसमें पखावज, हमारा ओडिसी का मेन जो वाद्य यंत्र है। तो पखावज 2 प्रकार का होते हैं, एक है हिंदुस्तानी पखावज, एक है ओडिया पखावज। हमारे इधर नाथद्वारा में आप सुने होंगे पखावज की आवाज, बट वो हिंदुस्तानी पखावज है। ओडिया पखावज थोड़ा अलग होता है, उसके दाया और बाया के शेप में चेंजेस आता रहता है, रैदर हिंदुस्तानी पखावज। तो वो है मेन इंस्ट्रूमेंट। फिर हम वीणा यूज करते हैं, तानपुरा या वीणा। आजकल वीणा के जगह पे लोग वायलिन भी यूज करते हैं, पर शुरुआत में वो वीणा ही यूज होता था। हारमोनियम सिंगर यूज करती है। फ्लूट के बहुत ही प्रधान मतलब एक इंस्ट्रूमेंट में फ्लूट आता है, बांसुरी का यूज है। एंड मंजीरा छोटा शेप के होता है। करताल जो हम मंदिर में देखते हैं उसका छोटा साइज में मंजीरा होता है। मंजीरा वो रिदम को पकड़ के रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स। अब बस वो पखावज थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो ओडिया पखावज हिंदुस्तानी पखावज से थोड़ा शेप में अलग है, जैसे मैंने बोला दाया और बाया के। वेशभूषा की अगर बात करें, हाँ, ओडिशा में ना सिल्क साड़ियों का बहुत ज्यादा प्रचलन है, पर्टिकुलर ओडिया सिल्क। तो बेसिकली गुरु जो भी हमारा आदि गुरु थे, उन लोगों ने एक पर्टिकुलर स्टिच्ड कॉस्ट्यूम उन दिनों में डिजाइन किया था। आजकल कॉस्ट्यूम बहुत एवोल्यूशन के थ्रू कॉस्ट्यूम के बहुत अलग अलग दिशा भी निकल चुका है, लेकिन जो हम सब फॉलो करते वो है उसका जो ऑर्नामेंट्स है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स। क्योंकि ओडिशा तो आप जानते हैं क्या बोलते हैं, समुद्र के पहाड़ी है वो, तो वहां का ना जो क्लाइमेट है सब कुछ के ऊपर बेस करके ओडिसी डांस को एक पर्टिकुलर चेहरा देने के लिए वो सिल्वर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। ये माना जाता है कि समुद्र के किनारे के वो राज्य है तो सब कुछ लहर की तरह चलना चाहिए, तो इसीलिए ना वो लहर के साथ सामंजस्य रख के इसको सिल्वर ऑर्नामेंट्स इसका मेन। हमारे साथ है कृष्णेंदु शाह जो कि ओडिसी नर्तक हैं। आज हम आपसे खास तौर से ओडिसी की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उन पर बात कर रहे हैं। ओडिसी की अगर हम बात करें तो सब डांस फॉर्म्स की एक स्टोरी लाइन होती है, तो क्या कुछ एक स्टोरी, कोई खास स्टोरी होती है या अलग अलग लोग जो कहानियां हैं वो उठाते हैं आप और परफॉर्म करते हैं? सभी डांस में अलग अलग स्टोरी टेलिंग्स होता है। जैसे आप भी वो होता है ना, आपके एक ग्रामर होता है, आप कुछ पर्टिकुलर फॉर्म सीखे होंगे और उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली आप एक स्टोरी को बताएंगे। अब ओडिसी में भी अलग अलग
घराना है। जैसे कथक के अलग अलग घराना है, वैसे ओडिसी के भी अलग गुरु के अलग घराना है। घराना अलग हो सकता है पर स्टोरी टेलिंग के प्रोसेस विल बी सेम। अब सेम स्टोरी को अलग गुरु अलग तरीके से प्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन है, वो आपको हर बार आप नई स्टोरी ले लेते हैं या तैयार करते हैं उनको? हाँ, जरूर जरूर, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर डांस में एक अलग अलग स्टोरी होगा। अच्छा, एक्सप्रेशंस का बड़ा रोल होता है। जरूर। किस किस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं? देखिए, डांस इटसेल्फ इज अबाउट एक्सप्रेसिंग। हम ना उसमें शब्द नहीं यूज कर सकते, हम हमारा हैंड जेस्चर्स, हस्त मुद्रा और वाचिक जो अभिनय है उसके थ्रू ही हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो जिस जगह पे आप कोई स्टोरी शायद बोल भी नहीं रहे, उस जगह पे भी आपके फेस पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन रहेगा। और ये एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस के थ्रू ना हर इंडिविजुअल डांसर सीख जाते हैं कि किस जगह पे किस टाइप के एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। मेरी गुरु एक पर्टिकुलर डांस जैसे करती है, मैं टेक्निकली उनके जैसा को करने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक्सप्रेशन डेफिनेटली मेरा अलग होगा, क्योंकि मेरे एक्सप्रेस करने के तरीका ही अलग है उनसे। आपको जानना चाहिए कि आपके वेशभूषा इतना भी ज्यादा क्या बोलूं, मतलब ओवर मैच नहीं होना चाहिए आपके एक्सप्रेशन के साथ। इसीलिए जो डांसर होता है ना, उनको अपने एक्सप्रेशन, अपना डांस के टेक्निक्स एंड कॉस्ट्यूम सब चीजों में बराबर, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज स्टेज में आप बहुत ज्यादा लाउड मेकअप लेके आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कथकली डांस में उनके इतना लाउड मेकअप उनको हेल्प करता है टू एक्सप्रेस, पर ओडिसी में चीज थोड़ा नॉमिनल होना जरूरी है। राजस्थान में ओवरऑल शास्त्रीय नृत्य की और स्पेशली ओडिसी की क्या स्थिति है? टू बी वेरी फ्रैंक, राजस्थान में डेफिनेटली, क्योंकि राजस्थान ऑलमोस्ट हमारा इंडिया के एक पश्चिम राज्यों में से एक है और वो कंप्लीटली पूर्व दिशा में होता है ओडिशा। अभी मैं एज अ क्लासिकल डांसर उदयपुर में आया हूँ। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ इस डांस को इधर प्रमोट करने की, कि लोगों के तक मैं पहुंच सकता हूँ। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, राजस्थान में शायद ओडिसी डांस के प्रचलन एंड ओडिसी डांसर्स के नंबर भी बहुत कम है। एक्सेप्टेबिलिटी कम नहीं बोलूंगा, एक्सेप्टेबिलिटी है, पर जब लोग अच्छा डांस देखेंगे तो जरूर लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा काम यही है कि एक अच्छा चीजों को लोगों के तक पेश करना, क्योंकि कथक राजस्थान के मेन क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो लोग जानते हैं कथक के बारे में। ये सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरी इंडिया में ही लोग क्लासिकल डांस मतलब कथक समझते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में भी कथक ही कुछ ना कुछ सेमी क्लासिकल शेप में पेश किया हुआ जाता है। उदयपुर की क्या स्थिति है? यहाँ तो सांस्कृतिक रूप से कह सकते हैं आप राजधानी है तो। हाँ, उदयपुर में कुछ जैसे हमारा इधर का कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोग कोशिश करते हैं, काम करते हैं कि हमारी इंडिया के सभी प्रकार के क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स को प्रमोट करें। तो वो लोग कोशिश करते हैं, लोग आते हैं, एंजॉय भी करते हैं, पर डेफिनेटली एट द एंड उनको लगता है कि ये तो राजस्थान के क्लासिकल डांस फॉर्म है ही नहीं, तो हम ये सीख के भी क्या करेंगे। पर ये नया पीढ़ी को बोलाना, मतलब समझाना बहुत जरूरी है कि क्लासिकल डांस सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये हमारा देश का है। ओडिशा में जैसा इसका प्रैक्टिस हो रहा है, राजस्थान में भी सेम तरीके से इसको करना बहुत जरूरी है। इट्स ऑल टेल्स अबाउट इंडिया, नॉट ओनली पर्टिकुलर स्टेट। कृष्णेंदु जी, एक समस्या शायद सब जगह है कि क्लासिकल जो भी फॉर्म्स है, भले क्लासिकल डांस हो या क्लासिकल जो म्यूजिक है, उसको भी एक अपनी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने के लिए या जो नई जनरेशन है उसके साथ में एक संवाद कायम करने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, क्योंकि आजकल जो म्यूजिक है दूसरा, हालांकि है वो भी क्लासिकल से ही निकला हुआ, उसका प्रभाव ज्यादा है। तो ये जो डांस फॉर्म्स है आपकी, ये नई जनरेशन तक पहुंचे और उनको आप कन्विंस करने का कोई तरीका है आपके पास? सबसे बेस्ट तरीका स्कूल्स में है। मैं भी क्लासिकल डांस के बारे में मुझे पता पड़ा मेरे स्कूल से, क्योंकि मेरे घर पे तो कोई डांस या म्यूजिक के साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो सबसे बड़ा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है, उनका भूमिका सबसे ज्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के 80% स्कूल्स में वो लोग इंडियन कल्चर के बावजूद कुछ और पश्चिमी बहुत कुछ होता है, और जो भी बच्चों को सिखाया जाता है, मैं बिलीव करता हूँ वो प्योर नहीं होता है। अगर आप कुछ पश्चिम कंट्री के भी कुछ चीज आप सिखा रहे हो तो दैट शुड बी ऑल्सो प्योर, पर वो लोग वो भी प्योरिटी के साथ नहीं सिखाते हैं। और जहाँ पे इंडिया के बच्चों को इंडिया के कल्चर सिखाना बहुत जरूरी है, कुछ भी नहीं, आप अपने बच्चों के, मतलब क्लासिकल तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी स्टेट के कुछ फोक आर्ट फॉर्म्स के बारे में भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है। फ्यूजन, अब आजकल फ्यूजन का जमाना है, फ्यूजन को हाथों हाथ लिया जाता है
क्या ओडिसी के साथ भी कुछ फ्यूजन के प्रयोग चल रहे हैं और आप उसको कितना चल तो मानते रहते हैं, लेकिन हम फ्यूजन क्यों करेंगे, मेरा क्वेश्चन यही है। फ्यूजन करने की क्या जरूरत है? अगर आप प्योर चीज को प्योरिटी के साथ प्रेजेंट करेंगे, उनमें जो रस है, उनमें जो आनंद है, वो ऑडियंस तक, क्योंकि ऑडियंस तक वो पहुंचती ही नहीं है, तो वो ऑडियंस वो रस आनंद कैसे मिलेगा? तो इसीलिए आप फ्यूजन के आधारित होता है कि हम फ्यूजन के थ्रू कुछ चीज करेंगे। फ्यूजन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। हमारे देश के कल्चर इतनी एनरिच्ड है कि पश्चिम देश से लोग इधर आके इस कल्चर को सीख के वहां पे जाके दे आर अर्निंग, दे आर हैविंग बिग स्कूल्स ओवर देयर, और हमारे देश में आप जानते हैं। कृष्णेंदु जी, सवाल ये है कि क्योंकि आप एक क्लासिकल डांसर हैं और हमारे यहाँ एक सामान्य तौर पे जो तस्वीर उभरती है एक क्लासिकल डांसर की, वो जेंडर बायस्ड है। ट्रू। ये फ्रैंकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक मेल डांसर होने के नाते, हालांकि बड़े डांसर मेल भी हुए हैं, इस नाते कुछ संघर्ष करना पड़ा, कुछ दिक्कत आती हैं कई जगह? आता है, जरूर आता है। मैं खुशनसीब हूं कि मेरे फैमिली सपोर्टिव था, लेकिन मैंने देखा मोस्टली क्लासिकल डांसर्स, मेल क्लासिकल डांसर्स, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इंडियन पेट्रियर्कियल सोसाइटी कभी इसको वैसे सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्लासिकल डांस और म्यूजिक मीन्स ओनली फॉर गर्ल्स। फिर भी म्यूजिक तो ठीक है खैर, पर डांस मीन्स दे ऑलवेज बिलीव कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही बना हुआ है। एक्चुअली नहीं। आप कोई भी मंदिर में जाएंगे, नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, नाट्य शास्त्र भरत मुनि को लिखा हुआ है। भरत मुनि खुद माना जाता है कि शिव जी एंड पार्वती जी, तांडव एंड लास्य उन्होंने शिव जी एंड पार्वती जी से सीखा था। वो खुद एक पुरुष था। उनके जो शिष्य था तंडु भी एक पुरुष ही था। हमारे जो आदि गुरु है वो सब लोग ही मोस्टली पुरुष ही है। पर मंदिरों के स्कल्पचर्स देखेंगे, खाजुराहो जाएंगे, कितने सारे टेम्पल्स हैं, वहां पे नर्तकी के साथ साथ नर्तक का भी वो स्कल्पचर में आपको उनका प्रेजेंस दिखेगा। पर अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी इन सब चीजों को कभी प्रैक्टिस नहीं किया। अगर सोसाइटी के 50 या 60% लोग भी इनको शुरू से अभ्यास करता, तो आज सोसाइटी इसको नहीं बोलता कि क्लासिकल डांस इज जस्ट फॉर वुमेन। कृष्णेंदु जी, कभी बुलिंग या कुछ इस तरह का हुआ है? हाँ, बहुत जरूर। जब मैं स्कूल में था तब जरूर डेफिनेटली मेरे, जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन किया सोसाइटी के क्या चेहरा है, तब डेफिनेटली माय फ्रेंड्स, कभी कभार हाँ कुछ टीचर्स ऑल्सो इनको एक मजाक के तौर पे ही देखता था। पर आज जब मैं कहीं पे खड़ा हूँ, और रिलेटिव्स ऑल्सो, और आज जब मैं कहीं पे खड़ा हूँ एंड मेरे फेसबुक वॉल, इंस्टाग्राम वॉल, यूट्यूब वॉल में लोग देखते हैं इतनी सारी, छोटा जो जितना भी मैंने अचीव किया, तो तब जाके वही लोग जब कमेंट करते हैं, तो ये सब कुछ एक अचीवमेंट ही होता है कि जिन लोगों ने आपको बुली किया वो लोग आज आपको सम्मान के आंखों से देखता है, एक रिस्पेक्ट से आंखों के देखता है, और आपको आंख झुका के नहीं चलना पड़ता है, आपको सर ऊंचा करके ही चलना पड़ता है। तो आर्ट आपको बहुत आगे ले जा सकता है अगर आप मोटिवेटेड रहे। आप कुछ भी चीज अगर आपको ना मतलब स्टॉप किए ना, तो आप बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। अब कार्यक्रम का समापन करना है, तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? मेरा यही बोलने का मैं बोलना चाहूंगा कि जो नया पीढ़ी है उनको जरूर हमारी इंडियन कल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म सीखना है, पर ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल्स में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट में इंडियन कल्चर के बारे में उसको एक समझौता देना बहुत जरूरी है। टीचर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को बहुत सारी इंस्टीट्यूट करते हैं, टीचर्स का एक अलग वर्कशॉप होता है अबाउट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, बिकॉज इट कम्स अंडर हेरिटेज और हेरिटेज। तो मेरा यही बोलने का मतलब इस माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगा, हमारे शहर में, उदयपुर में एटलीस्ट, जितने भी शहर हैं उनको जरूरी है कि इंडिया के हर एक क्लासिकल म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, अलग अलग विजुअल आर्ट फॉर्म्स को आप स्टूडेंट्स के सामने पेश कीजिए, आर्टिस्ट को बुलाइए, स्टूडेंट को पेश कीजिए। उसी स्टूडेंट में से ना जाने कोई ना कोई मेरे जैसा ही बनेगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था कि मैं डांसर बनूंगा, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। कृष्णेंदु जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।